हाय गाइस, आपका एडवोकेट अनप्लग्ड में स्वागत है। गाइस, हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। गाइस, हम सेक्शन 25 तक ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं और आज हम उससे आगे के वीडियो बनाएंगे। गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 जो कि बात करता है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ द रिवर्शनर ऑफ सर्विएंट टेनामेंट। तो दोस्तों ये बात करता है रिवर्शनर की राइट का सर्विएंट टेनामेंट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको इस सेक्शन को समझने के लिए यह पता होना चाहिए कि रिवर्शनर का मतलब क्या होता है और सर्विएंट टेनामेंट क्या होता है। तो रिवर्शनर जो है बेसिकली वह आदमी होता है जो कि एंटाइटल्ड होता है सक्सीड करने के लिए आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बीइंग एंड हायरर टू प्रीवियस ओनर। यानी कि कोई आदमी अगर किसी प्रॉपर्टी को उसको वापस मिलती है इंटरेस्ट ख़त्म होने के बाद में, और वो मिलती किस लिए, क्योंकि वह जो है लीगल हायरर है उस आदमी का जिसने वह प्रॉपर्टी दी थी। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए ए ने बी को 5 साल के लिए अपनी फील्ड दी खेती करने के लिए, और इन द मीन टाइम जो है ए की डेथ हो जाती है, जो कि और उसका जो सन है सी इज़ द ओनली सन। तो 5 साल के बाद जब प्रॉपर्टी जो आएगी वह सी पर आएगी। सी पे इसलिए आएगी क्योंकि वो जो है ओनली लीगल हायरर है ए का। तो जो सी है इसको हम क्या कहेंगे, ही इज़ अ रिवर्शनर। गाइज, अब हम बात करते हैं सर्विएंट स्टेट के बारे में। तो दोस्तों सर्विएंट स्टेट या टेनामेंट जो है, सर्विएंट टेनामेंट बेसिकली क्या है, उस लैंड को या स्टेट को कहते हैं जिसके अंदर से किसी आदमी का जो है ईजमेंट राइट है। कोई भी आदमी जो है उसमें से कोई ईजमेंट राइट उसका है। सपोज़ करिए एक फील्ड है ए, उस फील्ड में से एक रास्ता है बी, और वह रास्ता जो है सी यूज़ करता है कंटिन्यूसली। तो जो सी जो यूज़ कर रहा है रास्ता ए फील्ड में से, तो ए फील्ड को जो है हम कहेंगे सर्विएंट टेनामेंट। गाइस, यह तो हो गया रिवर्शनर और सर्विएंट टेनामेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 को अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर और फ्रॉम विच एनी ईजमेंट हैज़ बीन एंजॉयड और डिराइव्ड हैज़ बीन हेल्ड अंडर और बाय द वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ। इसको दोस्तों यहीं तक समझते हैं। यह कह रहा है कि मान लो अगर कोई लैंड है जिसमें कि ईजमेंट जो है आदमी एंजॉय कर रहा है, लैंड है या कोई पानी है या ओवर लैंड के कोई ईजमेंट एंजॉय कर रहा है उस लैंड में से, जो कि which has been by virtue of any interest for life or in terms of year exceeding 3 years from granting thereof, the time of enjoyment of such easement during the continuance of such interest or term shall be excluded। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है जो कि लाइफ इंटरेस्ट पे दी हुई है, या कोई प्रॉपर्टी जो है 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के इंटरेस्ट उसमें क्रिएट किया हुआ है, और उसी प्रॉपर्टी में किसी आदमी का कोई ईजमेंट राइट भी है। तो जब हम ईजमेंट का राइट का सेक्शन 25 कहता है कि 20 साल के बाद जो है ईजमेंट राइट बन जाती है बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो जो हम टाइम जो 20 साल कैलकुलेट करेंगे उसमें से जितने टाइम तक वह प्रॉपर्टी जो है इंटरेस्ट पे रही है उसको जो है हम जो है डिडक्ट कर देंगे। अगर मान लो कि क्लेम या तो 3 साल के अंदर आ जाता है, या डिटर्मिनेशन होने के बाद जब वो इंटरेस्ट खत्म होता है उसके विदिन 3 ईयर्स आ जाता है, या क्लेम जो है रजिस्ट करता है कौन, रिवर्शनर, जब यह जो इंटरेस्ट है यह ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये इतना आसानी से समझ नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। गाइस, एक एग्जांपल इसमें ये लेते हैं कि सपोज़ करते हैं कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है लाइफ इंटरेस्ट पे बी को दे दी। तो दोस्तों यह प्रॉपर्टी उसने 1990 में दी, और जो बी को जो प्रॉपर्टी दी उस प्रॉपर्टी में से कोई आदमी है सी, वह रेगुलरली निकलता था उसमें से, अपनी फील्ड में जाता था अपनी प्रॉपर्टी में, और यह उसने 2000 से शुरू किया हुआ था। तो दोस्तों बी की डेथ जो है 2015 में हो जाती है। तो दोस्तों आफ्टर बी की डेथ 2020 में जो है वह आदमी रेगुलर जा रहा था 2000 से, सी जो है जिसके पास रास्ता था, जो प्रॉपर्टी जो है जो ए ने जो प्रॉपर्टी दी थी वो प्रॉपर्टी जो है सर्विएंट टेनामेंट हो गई। अब 2000 से लेकर 2020 तक जब रेगुलर जा रहा था तो एज़ पर सेक्शन 25 उसका ईजमेंट राइट बन जाएगा, और वह अपना जो है क्लेम फाइल कर सकता है, डिक्लेयर करा सकता है कि भाई मेरी इसमें ईजमेंट राइट है। तो दोस्तों यह सेक्शन यही कहता है कि नहीं, वह डिटरमिन नहीं करा सकता अपना राइट
और वह राइट कैसे क्यों नहीं करा सकता? सपोज करते हैं दोस्तों बी की जो डेथ है वो 2015 में बी की डेथ हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टी ए ने 1990 में दी थी और 2015 तक तो उसमें लाइफ इंटरेस्ट चल रहा था, तो यह सेक्शन यही कहता है कि यह जो टाइम पीरियड जितने तक वह इंटरेस्ट चल रहा था या कोई इंटरेस्ट 4 साल से ज़्यादा का क्रिएट किया था और जब तक वह इंटरेस्ट चलेगा तब तक जो आदमी है उसके बाद से जो है लिमिटेशन का जो उसका जो पीरियड है वह काउंट होगा। तो यानी कि जो 2000 से 2020 तक यूज़ किया तो उसका प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो पीरियड है वो 2000 से नहीं काउंट होगा बल्कि 2015 से काउंट होगा, यानी कि उसको सिर्फ 5 साल ही हुए हैं अभी जो है, ना कि 20 साल। प्रॉपर्टी जो है वापस आएगी ए के पास, ना कि वह प्रॉपर्टी प्रिस्क्रिप्शन से चली जाएगी उस आदमी के पास जो कि उसमें से ईजमेंट एंजॉय कर रहा था। दोस्तों इन केस अगर मान लो ए की भी डेथ हो जाती है तो जो उसका सन है, ओनली सन एस है, उसके पास आएगी, क्योंकि वह ही जो है लीगल हायरर है उसका और उसको हम रिवर्जनर कहते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वापस जो है सन एस के पास आएगी, बीइंग द रिवर्जनर ऑफ ए। तो दोस्तों यही सब कुछ था सेक्शन 26 को लेकर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाई लिमिटेड टू एनी पर्सन for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। दोस्तों ये बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट की, यानी कि अगर मान लो कहीं लिमिटेशन पीरियड किसी प्रॉपर्टी को लेने का जो दिया हुआ है और वह टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी के यहाँ पे जो है उसकी जो है रेमेडी जो है नहीं ख़त्म हो जाती, बल्कि जो राइट जो प्रॉपर्टी के अंदर है वह भी एक्सटिंग्विश हो जाती है। यानी कि ये जो बेसिकली सेक्शन है ये एक्सेप्शन है जनरल रूल के। जनरल रूल कहता है, क्या कहता है इसमें, बेसिकली लिमिटेशन क्या करती है, राइट टू सू यानी रेमेडी को बार करती है, पर ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन जो है आपकी राइट को ही एक्सटिंग्विश कर देता है। तो दोस्तों अगर मान लो इस सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। सबसे पहला जो है सूट जो होना चाहिए फॉर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का होना चाहिए, और प्रॉपर्टी को जो है एडवर्सली जो है डिफेंडेंट ने जो प्रॉपर्टी को पोजेस किया होना चाहिए। मियर पोजेशन और एडवर्स पोजेशन में डिफरेंस है दोस्तों। एडवर्स पोजेशन का मतलब हो गया दैट शुड बी एडवर्सली टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ना कि सिंपल पोजेशन है। और यह जो पोजेशन होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। और दोस्तों द सूट मस्ट हैव बीन बार्ड बाई लिमिटेशन, यानी कि जो सूट है प्रॉपर्टी को लेने का वह लिमिटेशन से बाहर होना चाहिए। अब जो इसके अंदर जो शेड्यूल दिया हुआ है एक्ट के अंदर, इसमें 64 आर्टिकल और 65 बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी 12 साल तक आपने एडवर्सली पोजेस कर ली और 12 साल से ज़्यादा हो गए, तो फिर वह जो प्रॉपर्टी जो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें आपका राइट बन जाता है और जो ओनर है उसका राइट ही उस प्रॉपर्टी में ख़त्म हो जाता है। गाइस सेक्शन 28 जो है वो रिपील हो चुका है। बात करते हैं सेक्शन 29। बेसिकली यह बात करता है सेविंग क्लॉज की। तो इसकी सब क्लॉज 1 कहती है सेक्शन की कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 बात करता है प्रॉमिस टू पे द डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन। अगर मान लो कोई आदमी लिमिटेशन से जो बार्ड डेप्ट है वह देना चाहता है तो वहाँ पे जो है सेक्शन 25 बताता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगी। दूसरा जो सब सेक्शन है वह कहता है वेयर एनी स्पेशल और लोकल लॉ प्रेस्क्राइब्स फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन different from the period prescribed by the schedule, the provisions of section 3 shall apply as if such period were the period prescribed by the schedule, and for the purpose of the determination any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in section 4 to 24 shall apply only in so far as and to the extent to which they are not expressly excluded by the such special और लोकल लॉ। दोस्तों बेसिकली ये कहता है अगर मान लो किसी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ में कोई टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है जो कि डिफरेंट है, जो कि हमारा जो शेड्यूल में प्रेस्क्राइब है, तो वह जो टाइम है वह लिया जाएगा और ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि वो टाइम जो है शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। और सेक्शन 3 जो बात करता है कि इवन इफ डिफेंस में लिमिटेशन नहीं लिया है तो सूट जो है टाइम बार हो जाएगा, लेकिन उस टाइम से जो कि स्पेशल और जो आपका लोकल लॉ है उसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों। और अगर मान लो इसमें लिखा है शेल अप्लाई ओनली एंड सो फार एज एक्सटेंड, और यह अप्लाई जब वहाँ तक ही होगा जितना कि
एक्सक्लूड किया हुआ है स्पेशल और लोकल लॉ ने। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो भी स्पेशल प्रोविजन में दिया हुआ है वह टाइम लिया जाएगा, सेक्शन 3 के हिसाब से चलेगा, और जो 4 to 24 जो प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए लगते हैं वह सारे प्रोविजंस इस पर एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों सब सेक्शन 3 बात करता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद रेस्पेक्ट टू मैरिज एंड डाइवोर्स, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग अंडर एनी सच लॉ। दोस्तों बात करता है अगर कोई मैरिज से लेकर या डाइवोर्स से लेकर कोई किसी लॉ में कोई प्रोविजन दिया हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा और वही जो है अप्लाई होगा उन सूट्स और प्रोसीडिंग्स को लेके। दोस्तों इसका सेक्शन सब सेक्शन 4 कहता है सेक्शन 25 एंड 26 एंड द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट इन सेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू केस अराइजिंग इन द टेरिटरीज टू विच इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में फॉर द टाइम बीइंग एक्सटेंडेड। दोस्तों इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि अगर मान लो ईजमेंट की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दी हुई है और सेक्शन 25 एंड 26 जो बात करते हैं ईजमेंट राइट की, बेसिकली सेक्शन 25 तो बात करता है दोस्तों एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि अगर आपका 20 साल से ज़्यादा हो जाते हैं किसी प्रॉपर्टी पे आप ईजमेंट को एंजॉय करते हो, राइट टू ईजमेंट आपकी है, तो फिर आपके पास राइट उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है। और सेक्शन 26 बात करता है रिवर्जनर की राइट के बारे में। तो यह सेक्शन बेसिकली यही कहता है 25, 26 और सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन दी हुई ईजमेंट की वह एप्लीकेबल नहीं होंगे वहाँ उन टेरिटरीज़ में जहाँ पर इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 जो है अप्लाई होता है या जहाँ पर ये एक्ट जो है एक्सटेंड किया हुआ है। तो दोस्तों यही सब कुछ था लिमिटेशन एक्ट को लेकर। अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।